सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 5 मार्च। और आज हम सभी 5 मार्च से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ही। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो बेंगलुरु ओपन है 2025, जो एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता है, इसमें भी जो एकल का खिताब है ये किसने जीता है। तो पहले तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानिए कि ये जो बेंगलुरु ओपन है 2025, जो कि एक एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता है, इसमें भी एकल का जो खिताब है ये ब्रेंडन होल्ट ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझिए। देखिए दोस्तों, जो बेंगलुरु ओपन है 2025 एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता, इसका आयोजन किया कब से लेकर कब तक गया था। तो 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक। विजेता इसमें कौन बना है, तो अमेरिका का ब्रेंडन होल्ट। और जबकि उप विजेता ये सेंटारो मोचुजुकी रहे हैं, जो कि जापान के हैं। इसमें दोस्तों आपको इस बार युगल का भी खिताब याद रखना है, क्योंकि जो युगल का खिताब है ये बाद के अनिरुद्ध, चंद्रशेखर और रे हो, जो कि एक ताइवान के हैं, इन्हीं के साथ मिलकर जीता है। अब मैं आपको चारों एटीपी के बारे में एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हालांकि साथियों मैं इससे पहले आपको 3 एटीपी के बारे में रिवाइज करा चुका हूँ। देखिए, इस बार बाद में 4 एटीपी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें से चेन्नई ओपन का मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि 3 से लेकर 9 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। और इसका विजेता दोस्तों कौन रहा था, तो कीरियन जैकेट। इसके बाद जो दिल्ली ओपन है, इसका आयोजन 10 से लेकर 16 फरवरी तक किया गया था। और इसकी भी दोस्तों जो विजेता रहे थे एकल में, ये कीरियन जैकेट ही रहे थे। इसके बाद मैंने आपको पुणे ओपन के बारे में बताया था, जिसका आयोजन 17 से लेकर 23 फरवरी तक किया गया था। इसमें विजेता कौन रहे थे, तो दलीप और स्वर्ण सिन्हा। और अब जो बेंगलुरु ओपन है, इसके विजेता कौन बन गए एकल में, तो एकल में बने तो दोस्तों ब्रेंडन होल्ट। जबकि युगल में भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और ताइवान के रे हो है। तो ये चारों के चारों जो प्रतियोगिताएं आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज के दूसरे प्रश्न पे दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भी जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली जो पहली महिला पायलट है, यह भी कौन बनी है। ये बन चुकी साथी तनुष्का सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आगे समझिए। देखिए दोस्तों, जो इंडियन एयरफोर्स है, इसकी महिला फ्लाइंग ऑफिसर जो तनुष्का सिंह है, ये भी जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। बात करते हैं हम लोग तनुष्का सिंह के बारे में। तो ये दोस्तों मूल रूप से जो उत्तर प्रदेश के हैं, यहीं की रहने वाली है। अब ये पहली महिला से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको अभी पहली महिला से रिलेटेड मैंने आपको जितने भी 6 महीने के अंदर क्वेश्चन पढ़ाए वो मैं आज को आपको सारे के सारे रिवाइज कराता हूँ। तो सभी को देखिएगा दोस्तों, एक नया क्वेश्चन आपको यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जैसे कि केंजा लेली का नाम याद करिए, ये दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल बनी थी। आरती सरीन का नाम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की ये पहली महिला महानिदेशक बनी थी। जिया राय की बात करें तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी थी। सुमिता विश्वास की बात करें तो महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षण के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। पावनी सबकाल की बात करें तो देश में सबसे कम उम्र की ये फीमेल आयरनमैन बनी थी। साधना सक्सेना नायर के नाम, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एसएससी के, कि ये आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। डायना पुंडेली की बात करें तो राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और ईरा जादव का नाम, अभी मैंने आपको 15 जनवरी को पढ़ाया था कि महिला अंडर 90 वनडे क्रिकेट की ट्रॉफी में ये 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपको जो तीसरा प्रश्न है या अपॉइंटमेंट से संबंधित है। अभी भारत सरकार के जो राजस्व सचिव है, इसका जो अतिरिक्त प्रभार है यह भी किसे दिया गया है। क्योंकि दोस्तों याद हो तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि अभी जो भारत सरकार के राजस्व सचिव थे तुहिरकांत पांडे, इनको भी सेबी का 11वां चेयरमैन बना दिया गया। और इसके बाद अभी राजस्व सचिव का जो अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है, ये अजय सेठ को सौंपा है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और
मैं आपको बता चुका हूं कि इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो तुहिरी कांत पांडे का, क्योंकि इनको दोस्तों सेबी का अभी 11वां अध्यक्ष बना दिया गया था। बात करते हैं हम लोग प्रमुख सचिव के बारे में, तो ये दोस्तों बाकी के नाम देखिए, जैसे कि कैबिनेट सचिव अभी वर्तमान में कौन है, तो टीवी सोमनाथन। अभी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में शक्तिकांत दास को चुना गया था, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और दो है इसमें दोस्तों सचिव, एक तो पी के मिश्रा है जो कि पहले है, दूसरे भी शक्तिकांत दास बने हैं। प्रधानमंत्री के भी सलाहकार कौन बने थे, तो अमित खरे और जो तरुण कपूर है इनके सलाहकार है। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भी किस कंपनी को हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो दोनों ही कंपनी को दोस्तों भी नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है, एक तो आईआरएफसी को और दूसरा आईआरसीटीसी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे कंटेनिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है यानी कि आईआरसीटी, इसको तो 25वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। और साथ में जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसको 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में अपडेट कर दिया है। और नवरत्न का दर्जा मिलने से होगा क्या साथियों, तो इन दोनों रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा वित्तीय सहायता मिलेगी। अब ये कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना भी क्या है कि 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर पाएंगी। और इससे पहले की बात करें तो जुलाई 2024 में ही जो मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड है, इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। और अब बाद में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, तो टोटल 26 हो गई है। अब आज का आप लोग पांचवा क्वेश्चन देखिए। आज का पांचवा क्वेश्चन भी साथियों आपको अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके अभी अध्यक्ष कौन बने हैं। ये बन चुके साथियों मनन कुमार मिश्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये साथियों जो मनन कुमार मिश्रा है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लगातार 7वीं बार अध्यक्ष चुने गए। बात करते हैं हम लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोस्तों एक वैधानिक निकाय है, और ये बाद में कानूनी शिक्षा और जो पेशेवर मानकों है इनको नियंत्रित करता है। अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचरण और जो शिष्टाचार है इनके मानक भी निर्धारित करता है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब एक बार साथियों हम लोग बाकी के नाम और देखिए। ये नाम मैंने आपको कल ही पढ़ाया है, याद करिए। मैंने आपको पढ़ाया था भी जो 97 में ऑस्कर अवार्ड है इनकी घोषणा हुई थी, उसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है और सबसे ज्यादा जो अवार्ड है अनुरा मूवी ने जीते है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड बताया था मैंने एंड्रियन ब्रॉडी को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला था, तो मिक्की मेडिसन को। अब आज का आप लोग छठवां क्वेश्चन देखिए। आज का छठवां क्वेश्चन भी दोस्तों आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसे रक्षा लेखा जो महानियंत्रक है इसके रूप में नियुक्त किया गया। ये बना दी दोस्तों डॉक्टर मयंक शर्मा को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों डॉक्टर मयंक शर्मा को क्या है कि भी रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीडीए के रूप में नियुक्त कर दिया है। और रक्षा लेखा महानियंत्रक की बात करें तो बात के रक्षा लेखा विभाग का नेतृत्व और वित्तीय सलाहकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। ये जो दोस्तों कार्यालय भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और जबकि ये स्थित कहां पर है, तो दिल्ली के अंदर स्थित है ये। बात करते हैं हम लोग हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में, तो जैसे कि दोस्तों भी जो सतीश कुमार है, याद करें इनको रेलवे बोर्ड का भी अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया था। एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह की बात करें तो ये वायुसेना के उप प्रमुख बने थे। और एयर मार्शल अभी आशुतोष दीक्षित का नाम याद करिए, ये मध्य वायुसेना कमान के अभी नए एओसी इन सी बने थे। अब बढ़ते हम लोग आज के सातवें क्वेश्चन की ओर। आज का सातवें जो सातवां क्वेश्चन है ये फेस्टिवल से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो लोसार त्योहार है ये भी हाल ही में मनाया गया है। आप लोगों को ये बताना है कि ये किस समुदाय में नब्बर्स के रूप में मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल दोस्तों तिब्बती समुदाय में नब्बर्स के रूप में मनाया जाता है लोसार त्योहार। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। वैसे तो दोस्तों ये जो लोसार त्योहार है ये नेपाल और भूटान के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से यदि आप लोगों से पूछे तो सिक्किम और लद्दाख के अंदर मनाया जाता है, जो कि हिमालय क्षेत्रों के अंदर पड़ता है। ये त्योहार तिब्बती लूनार कैलेंडर के पहले दिन शुरू होता है, और जो कि दोस्तों हमारे आमतौर पर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसके फरवरी या फिर मार्च महीने के अंदर पड़ता है।
अच्छा, इस बार कब मनाया गया? तो इस बार 28 फरवरी को मनाया गया, और जबकि पिछली बार ये मनाया गया था 2024 में 10 फरवरी को। और तिब्बतीय कैलेंडर के अनुसार देखें तो तिब्बतियों का ये 2152वां वर्ष है। अब मैं आपको लोसर फेस्टिवल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि तो लोसर फेस्टिवल का जो पहला दिन है, इसमें चांगुकुल का निर्माण करते हैं। चांगुकुल क्या है? तो ये पारंपरिक पेय है, जो कि चांग, जो तिब्बती नेपाली बियर है, इसी के सामान से बनाया जाता है। दूसरे दिन लोसार में क्या होता है? तो ग्यालपो लोसार, जो कि दोस्तों राजाओं और महत्वपूर्ण शासकों को समर्पित है। यह दिन पारंपरिक समारोह के लिए मनाया जाता है। और तीसरे दिन पारिवारिक और सामाजिक उत्सव है, जो कि परिवार और समुदाय मिलकर पारंपरिक नृत्य और दावतें और खेलों में भाग लेते हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, इसकी जो 7वीं बैठक है, यह भी किस राज्य में आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई दोस्तों गुजरात के अंदर संयुक्त लोगों, ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों गुजरात का जो जूनागढ़ जिला है, यहाँ पर अभी शासन गृह में जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, इसकी 7वीं बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता की किसने? तो इसकी जो अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, क्योंकि दोस्तों वो इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और 3 मार्च को याद करिए, मैंने अभी आपको कल ही पढ़ाया कि दुनिया भर में विश्व वन्यजीव दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। विश्व वन्यजीव दिवस की मैंने आपको थीम भी बताई थी 2025 के लिए। ये क्या थी? तो वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। ये 2025 के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है कि वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला भी रखी है गुजरात के जूनागढ़ के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में। तो इसकी दोस्तों जो स्थापना है, ये भारत सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A के तहत 2003 के अंदर की गई थी। और अध्यक्ष कौन है इसके? तो इसके अध्यक्ष हमेशा होता है प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण, वन और जो जलवायु परिवर्तन मंत्री है, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, ये इस बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। अब आज का आप लोग 9वां क्वेश्चन देखिए। आज के 9वें क्वेश्चन पे भी दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर की दूरी पार करने वाली जो पहली महिला है, यह भी कौन बनी है? ये बन चुकी है दोस्तों कृष्णा जयशंकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, माउंट वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 के दौरान जो कृष्णा जयशंकर है, इन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इन्होंने कितनी मीटर फेंका है? ये इंडोर शॉट पुट। तो शॉट पुट दोस्तों एक गोला फेंक है प्रतियोगिता, और इसमें 16.3 मीटर फेंक कर इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। इन्होंने 15.54 मीटर के पिछले जो भारतीय इंडोर रिकॉर्ड है, इसको पीछे छोड़ दिया है, जो कि 2030 में किसने बनाया था? तो पूर्णराव रावणे ने। और महिलाओं, भारत के लिए महिलाओं का जो शॉर्ट पुट रिकॉर्ड है, ये कुल कितना है? तो 18.41 मीटर है। और इसे फेडरेशन कप 2024 में जो अवा खटुआ है, इन्होंने ही बनाया था। तो आप लोग याद रखिएगा भी इंडोर शॉर्ट पुट में 16 मीटर की दूरी पार करने वाली जो पहली महिला कौन बन गई है? तो कृष्णा जयशंकर। खाली इतना ही याद रखिएगा। और कितने मीटर का रिकॉर्ड बनाए? तो ये याद रखिएगा 16.3 मीटर का। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। और 10वां क्वेश्चन भी दोस्तों आपका स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि 2025 दुबई ओपन जो एटीपी 500 टेनिस प्रतियोगिता है, इसमें एकल का जो खिताब है, यह भी किसने जीता है? ये जीती है दोस्तों स्टेफनोस सित्सिपास के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, जो दुबई ओपन एकल खिताब है, ये ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास ने जीती है। और बात किसमें जो यू की भावरी है, ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपरिन, इनकी जोड़ी ने दुबई ओपन 2025 में युगल का खिताब जीता है। दुबई ओपन की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 24 फरवरी से लेकर अभी 1 मार्च तक आयोजित किया गया था। अब एक बार साथ ही लोग बाकी के नाम और देखें। यानिक सिनर। मैं आपको कुछ टेनिस से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज कराता हूँ। ये मैंने आपको हाल फिलहाल के अंदर पढ़ा है, याद करिए। कार्लोस अलगराज का नाम स्पेन के है, इन्होंने भी रोटरडैम ओपन 2025 का खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब बताया था मैंने आपको पुरुष एकल का, ये इटली के यानिक सिनर ने जीता था। और ऑस्ट्रेलिया ओपन में मैंने आपको महिला एकल का भी खिताब बताया था, ये किसने जीता था? तो अमेरिका की मेडिसन कीज ने।
ये तीनों क्वेश्चन इसी से रेट करके आप लोग याद रखिएगा। अब ये साथियों आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की जो 27वीं बैठक है ये कहां पर आयोजित की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और आपके दोस्तों भी 12 क्वेश्चन और छूटे हुए हैं करंट अफेयर्स के, जो कि मैंने आपको कल बोला था। मैं आपको दोस्तों इस संडे तक कवर करा दूंगा 12 के 12 क्वेश्चन। तो एक बार सोने से पहले इस क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक की चूंकि बात करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।